अस्सलामुअलैकुम मेरे होनहार स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छे से काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे जहाँ पे भी आप लोग मौजूद हो। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्शन एंगल्स जो हैं ये क्या हैं, और ये हमारा 6th लेक्चर है सेकेंड ईयर मैथ्स। लेट R इज़ इक्वल टू OP xi plus yj plus zk be a non-zero vector, and let alpha, beta and gamma denote the angles formed between R and the unit coordinate vectors I, j and k. As you know students, I is belong x-axis, j is belong y-axis and k is belong z-axis। ओके तो बच्चों, सबसे पहले हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा की बात करते हैं। ये तीनों एंगल्स हमारे पास 0 से पाई के बिटवीन होंगे। वैसे ओवरऑल अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो उसमें एक क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। हर क्वाड्रेंट जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में हमारे पास जो हमारे अल्फ़ा, बीटा, गैमा आएंगे वो पाई एंगल के होंगे। क्यों? यहाँ पे जैसे प्लेन में भी हमारे पास पॉजिटिव एंगल्स को अगर हम मेजर करें तो 0 से स्टार्ट होते हुए ये भी पाई एंगल तक जाकर कंप्लीट होते हैं, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है एंगल्स की वो नेगेटिव होती है। तो इस वजह से हम यहाँ से सिर्फ ऊपर वाली डायरेक्शन लेंगे, और प्लेन पे भी जैसे नीचे नेगेटिव डायरेक्शन होती है इसी तरह हमारे पास थर्ड डायमेंशनल वेक्टर में भी हमारे पास नीचे की तरफ नेगेटिव डायमेंशन ही होती है, नेगेटिव एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये तीनों एंगल्स हैं। द एंगल्स अल्फ़ा, बीटा, गैमा आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल्स। The numbers cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of the vector R। अब ये R और एंगल्स हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर देखें। ये हमने एक वेक्टर जो है वो आर्बिट्ररी लेट किया हुआ है P। ये P ओरिजिन से एक वेक्टर हमारे पास जा रहा है और इसका अपोजिशन वेक्टर है ये स्मॉल r। ओके बच्चों, अब यहाँ से ये देखें फर्दर एक्स एक्सिस के अलोंग आई वेक्टर है। आर्बिट्ररी वेक्टर जो है वो डिनोट किया गया, वैसे भी आई जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। तो जस्ट एक सिंपलर नोटेशन देने के लिए यहाँ पर आई का कह दिया गया किसी और वेक्टर को यहाँ शो करवाने की बजाय। और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास ये जे वेक्टर है, और ये जो है जी एक्सिस के अलोंग ये हमारे पास के वेक्टर है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ से एंगल्स की, कि अभी जो हमने अल्फ़ा, बीटा और गैमा एंगल्स पढ़े हैं वो क्या होते हैं। अब एक्स एक्सिस से इस पी वाले डायरेक्शन तक जो एंगल होगा वो अल्फ़ा एंगल होगा, यानी एक्स एक्सिस से मेजर करते हुए हम पी पोजीशन वेक्टर पर आएंगे तो जितना एंगल मेजर होगा वो हमारे पास अल्फ़ा होगा। और इसी तरह y से हम एंगल मेजर करते हुए जितना एंगल p तक मेजर करेंगे वो हमारे पास बीटा होगा, और हमेशा पॉजिटिव होगा एंगल के हमारे पास। इसी तरह देखें जो z वाली डायरेक्शन है वो भी z एक्सिस से लेके हम p वेक्टर तक आएंगे तो ये हमारे पास गैमा होगा, और ये हमारी थर्ड डायरेक्शन होगी। और ये मैक्सिमम तीनों एंगल्स की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 0 से 180 के बिटवीन आती है। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी ये कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से बनाते हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम इस तरह से बनाते हैं, अगर पी कोऑर्डिनेट के पॉइंट एक्स वाई जी हैं तो हम किस वे में इसको डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस मेजर करते हैं कि कहाँ पर किस पॉइंट पर एक्स आता है। जिस पॉइंट पर एक्स आता है हम उसे डॉटेड लाइन से इंक्रीज़ करवा लेते हैं। फिर इसी तरह अब नेक्स्ट ये सेकंड पॉइंट पर जाते हैं, जो नंबर यहाँ लिखा होता है हम वाई एक्सिस पर आते हैं और उस नंबर को वहाँ तलाश करते हैं।
जिस पॉइंट पे वो नंबर आता है हम उसे डार्क करके डॉटेड लाइन से उसे भी पहले वाले एक्स के साथ मिला लेते हैं। तो ये जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट फिक्स हो जाता है। अब बात रहती है इस जी पॉइंट की। तो जी पॉइंट को भी हमने किस तरह से सेट करना होता है। हमारे पास ये जी एक्सिस है, हमें इसमें ये जी पॉइंट तलाश करना है कि ये कहाँ पर आएगा। लेट्स सपोज ये यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं, इसे डॉटेड लाइन से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लेके आ जाते हैं और यहाँ से ही, क्योंकि जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है जी की, इसी के पैरेलल ये डॉटेड लाइन हम बनाते हैं। यानी हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट अगर यहाँ पर है तो हम उसी के सामने एक डॉटेड लाइन बनाते हैं और इसी के सामने आकर उस पॉइंट को ऐसे डार्क कर देते हैं। यहाँ पर ही हमारे पास एक्स वाई और जी यहाँ पर ही कंबाइन होंगे और यही हमारे पास हमारा पी पॉइंट होगा। जब हमें पॉइंट मिल जाएगा तो फिर उसे इजीली वेक्टर में भी चेंज करना आसान होगा। क्लियर। डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या है, इन एंगल की कॉस की वैल्यूज़ अगर फाइंड आउट की जाएंगी तो वो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगी। अब एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज़ इक्वल टू 1। सबसे पहले हम यहाँ से कोसाइन डायरेक्शन बनाएंगे एक्स वाई जी। देखें ज़रा स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हमने ये किया, एक्स वाई जी प्लेन बनाया। उसके बाद नेक्स्ट आर्बिट्ररी एक पॉइंट प्लॉट किया और ओरिजिन से वहाँ पे भी एक वेक्टर नोटेशन बना दी और ये कह दिया कि ये हमारे पास आर वेक्टर है विद पॉइंट एक्स वाई जी। ये काम करने के बाद फिर आपने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट प्लॉट करना है ए, वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है बी और यहाँ पर ये सी। और ये किस तरह से आपने प्लॉट करना है, आपने पी से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है ए पे और फिर इसी तरह से आपने पी से ही एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस पर और फिर पी से ही एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे हम सी पॉइंट पे। यानी जिस पॉइंट पर आके ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे वहीं पे उसका नाम हम ये ए बी सी जो है ये पॉइंट का नाम रखेंगे। यानी हम तीनों साइड पे राइट ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं इस पी पॉइंट को लेके। ग्राफिकली तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 एंगल नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ग्राफिकली हम जो इसको बना रहे हैं वो हम इसको 90 का एंगल बना रहे हैं। अब हमारे पास ये वाली ट्रायंगल जो है ओ ए पी, ये भी एक राइट ट्रायंगल है। ओ बी पी, ये भी राइट ट्रायंगल है। ओ सी पी, ये भी एक राइट ट्रायंगल है। तो 3 ट्रायंगल्स ये हमने बना ली अपनी। अब हम बनाते हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यूज़। तो क्या होगा, एक्स एक्सिस से एक लाइन आएगी पी वेक्टर तक, ये अल्फ़ा का एंगल है। वाई एक्सिस से एक पॉइंट आएगा पी की तरफ, ये बीटा होगा। और जी एक्सिस की तरफ से वापस पी की तरफ एक पॉइंट आएगा और ये अब हमारे पास हमारा गैमा होगा। इस ग्राफ की आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है खुद से नोटबुक पे, ताकि आपको समझने में मज़ीद भी जो है वो आसानी हो और हर एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो। ओके जी, अब ये मेरे पास फार्मूला है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज़ इक्वल टू 1। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर लेट करेंगे, उसका पॉइंट लेट करेंगे और उसे वेक्टर नोटेशन दे देंगे। अब क्योंकि हमें डायरेक्शन की बात चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर की लेंथ भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये इसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर ली और ये वैल्यू हमने खुद से लेट की कि इस वेक्टर आर की जो लेंथ है वो आर है, जिसके ऊपर आपने ऊपर नीचे कोई लाइन नहीं लगानी। और देखें वेक्टर के नीचे लाइन है लेकिन ये क्या है, आर, ये एक स्केलर वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको आपने सिंपल आर ही रखना है। अब क्या किया, यहाँ से इसी नोटेशन को आर और इसकी लेंथ को डिवाइड करके ये हमने यूनिट वेक्टर बना लिया।
किसी भी वेक्टर को अगर हमने डायरेक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले हम उसको यूनिट वेक्टर में चेंज करते हैं। क्लियर? इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर ओ पी, यानी ये यूनिट वेक्टर है और ओब्वियसली पैरेलल आ रहा है उस वेक्टर के, पैरेलल इसी को कहते हैं ना। ये देखिए जब 1/r बाहर है ना और ये वेक्टर अंदर है तो ये हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लायर में लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसे मल्टीप्लायर में वेक्टर्स लिखे होते हैं वो पैरेलल ही होते हैं। ओके जी, अब हम ग्राफिकली जाके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई और जी की इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। ये मेरे पास ग्राफिकल फिगर है, उसी वे में मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स ओ एक्स ओ वाई ओ जी स्ट्रेट लाइन बनाई। नेक्स्ट यहाँ से मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया और उसका पोजीशन वेक्टर बनाया, उसका नाम रखा आर, पॉइंट्स लिखा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट काम ये किया कि मैंने एक डॉटेड लाइन से ए पे परपेंडिकुलर ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट की, ओ ए पी, जैसे अभी प्रीवियस फिगर में आपको मैंने बताया उसी वे में यहाँ पे पी बी को मिलाया परपेंडिकुलर, और पी से सी पॉइंट पे भी यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर पॉइंट मिलाया। पॉइंट भी मिल गए। अब हम एंगल्स की बात करें तो ये भी मेरे पास एंगल है, ये वाई के साथ और ये जी का एंगल है। अब यहाँ से ये ट्रायंगल अगर सेपरेट करें ओ ए पी ट्रायंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली अगर इसे सेपरेट फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, परपेंडिकुलर नोटेशन में आ गई। अब हमें यहाँ से रिज़ल्ट चाहिए कॉस का, तो कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या आती है यहाँ पे, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हुआ, ये हमारे पास टोटल ये लेंथ कितनी आ रही है, एक्स ओवर आर। अब ये देखिए ये ओ ए लेंथ आर यहाँ से मैंने कैसे लिखी ये भी आपको यहाँ पे बता दें। ये देखें बेटा, जब हमने ये पी पॉइंट मैयर किया, यहाँ से इतनी लेंथ मैयर करते हुए जब यहाँ पर आए तो ये एक्चुअल में ये कितनी लेंथ थी ओ से ए, ये एक्स लेंथ ही थी जिसको मैयर करते हुए हमने यहाँ पर आए, फिर वाई लेंथ को मैयर किया यहाँ से और यहाँ पर आए, और फिर जी लेंथ को मैयर किया यहाँ से और फिर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर आए, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर पी पॉइंट हमारा बना। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ से कॉस अल्फ़ा का रिज़ल्ट आ गया, तो ये देखें ये हमारे पास हमारा कॉस अल्फ़ा ही लिखा हुआ है, ये कॉस अल्फ़ा का रिज़ल्ट। इसी तरह जब हम ओ बी पी ट्रायंगल को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये कॉस बीटा का एंगल आ जाएगा। जब ओ सी पी एंगल को ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, ओ सी पी ट्रायंगल को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अब ये तीनों रिज़ल्ट्स हमारे पास आ गए। अब हम ये क्या करेंगे, ये वाले तीनों रिज़ल्ट्स जो हैं ये हम अपने इन वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कॉस अल्फ़ा की जगह पर एक्स ओवर आर, कॉस बीटा की जगह पर वाई ओवर आर, कॉस गैमा की जगह पर जी बाय आर। अब मेरे पास यहाँ से वैल्यूज़ लगाई, इनका स्क्वायर किया, स्क्वायर लेने के बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये देखें ये रिज़ल्ट हमारे पास आर स्क्वायर कैसे बना, आर इसके इक्वल था, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो देखें स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर इसकी जगह पर भी हमने आर स्क्वायर पुट कर दिया और ऊपर नीचे आर स्क्वायर होने से डिवाइड होकर आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो चलें अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन ही सिंपल हमने बनाने हैं, यानी हमने कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा ये हासिल करने हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हम गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे।
ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आर्बिट्ररी कोई सा भी एक पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट सॉल्व कर रही हूँ सेकंड वाला, जिसमें है मेरे पास वेक्टर 6i सबसे पहले इसका नेम रख लें। मैंने इसका नेम रख लिया वी वेक्टर। अब वी वेक्टर की लेंथ 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ये आ गया मेरे पास 41। अब यूनिट वेक्टर नोटेशन है हमारे पास हमने लिखनी, तो यूनिट वेक्टर नोटेशन में हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर को इसी की लेंथ से डिवाइड करवा देंगे। अब सिंपल ये वेक्टर नोटेशन में ही इसका आंसर आएगा हमारे पास 6/41 -2/41 j प्लस k के साथ जो कॉफिशेंट आ रहा है हमारे पास वो 1 है, सो 1/41 और साथ में ये k। तो यही आंसर है हमारे पास। अब इसी के थर्ड पार्ट में हमें p और q के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपने पहले पोजीशन वेक्टर में चेंज करना है। आप इसका नाम भी v कंसिडर कर लें कि ये भी आपका v है। पहले इसका पोजीशन वेक्टर आपने बनाना है। पोजीशन वेक्टर v जब आपके पास एक वेक्टर नोटेशन आ जाएगी, फिर आपने इसको इसी की लेंथ से डिवाइड करना है, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और जब यूनिट वेक्टर आएगा तो ऑब्वियसली वही आपके पास इस फॉर्म की तरह का एक वेक्टर आएगा और वही हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 इसके पार्ट्स हैं और 3 एंगल्स हमारे पास गिवन है। हमने फर्स्ट एंगल को कंसीडर करना है अल्फ़ा, सेकंड को कंसीडर करना है बीटा, थर्ड को कंसीडर करना है गैमा। और अभी जो रिज़ल्ट हमने प्रूव किया है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे कि क्या वो प्रूफ जो हमने किया है वो इन इक्वेशंस के लिए या इन एंगल्स के लिए सेटिस्फाई होता है। अगर तो इन एंगल्स के लिए वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल्स हैं ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा इट्स मीन ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स भी नहीं हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट को ही सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले लेट कर लें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45, यानी फर्स्ट जो गिवन एंगल है वो, फिर बीटा, फिर थर्ड एंगल जो गैमा हमें गिवन है 60। अब वो इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें तो कॉस स्क्वायर 45 है, मैंने ये स्क्वायर इसका कॉमन ले लिया।
अब हम चेक करें क्या ये सॉल्व हो, तो इसका आंसर 1 आता है। cos 45 पे आंसर आता है हमारे पास। और cos 60 पे आंसर आता है 1/2। तो 1 + 2 1 + 2 = 1। ये एडअप हुआ तो ये आ जाएगा 5/4, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास जो है ये डायरेक्शन ऑफ अ सिंगल वेक्टर नहीं है। is not डायरेक्शन एंगल ऑफ आ सिंगल वेक्टर। इसी तरह से सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यानी आपने इन वाले क्वेश्चंस के लिए भी इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जिसके लिए आपका रिज़ल्ट 1 आएगा, आपके लिए वही सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स होंगे। बस आपने यही वाली वैल्यूज़ अपने फार्मूला में यूज़ करनी है।